हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ड्रीम ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर क्लास में जैसा कि हम लोग इस समय लेक्चर सेकंड में भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें मैं पहला वीडियो खास तौर से भारतीय प्लेट पर बनाया और ये बताया कि यहाँ कौन कौन सी चट्टानें किस क्रम में पाई जा रही हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और उनमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं। और भूगर्भिक संरचना का ही जो दूसरा पार्ट है वह है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा आज, और मैदानी क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा, कैसे उत्तर भारत के बृहद मैदान का निर्माण हुआ, कैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो इन सब के रूप में हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के पहले की अगर बात करें, अर्थात इयोसीन युग के पहले की बात करें, तो जो इंडियन प्लेट था, भारतीय प्लेट, एक कठोर शील्ड के रूप में था। ये इसको इंडियन शील्ड भी कहते हैं। शील्ड का मतलब होता है कठोर भूखंड। शील्ड के रूप में था। ये इयोसीन युग के पहले की बात कर रहे हैं। और देखिए, और जो विषुवत रेखा था कुछ इस तरह से यहाँ से गुजर रहा था, यानी कि कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी पार्ट था वो विषुवत रेखा के दक्षिण में था। और आज देखा जाए तो विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो कितना मूवमेंट उत्तर की तरफ वो किया हुआ है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो एक तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिए गए हैं हैरी हैश के द्वारा, और दूसरा जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत दिया गया है। तो ये दोनों सिद्धांत जो है आज हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत हैं। तो भूसन्नति सिद्धांत क्या है? जैसे कि कोबर ये मानते हैं कि जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के मध्य में एक टेथिस सागर था, एक टेथिस भूसन्नति थी। भूसन्नति का मतलब होता है कि लंबा, छिछला, चौड़ा और गहरा जलीय क्षेत्र को इन्होंने भूसन्नति नाम दिया था, जिसमें अवसादों का निरंतर जमाव होता रहता है। और परत दर परत अवसादों के जमाव होने, उसमें दबाव पड़ने से एक देखा जाए तो परत दर परत चट्टान के रूप में उसमें निरंतर जमाव होता रहता है। तो ऐसे छिछले जलीय क्षेत्र को कोबर ने भूसन्नति नाम दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि टर्शियरी युग में, अर्थात तृतीय कल्प में, जितने भी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है वो सब भूसन्नतियों से हुई है। चाहे एंडीज राकीज पर्वत है, चाहे हिमालय पर्वत है, चाहे एटलस पर्वत है, चाहे आल्पस पर्वत है, तो सभी पर्वतों की उत्पत्ति उन्होंने भूसन्नतियों से बताया था। तो उसी तरह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी कोबर ने भूसन्नतियों से बताया, और भूसन्नति से बताया और ये बताया कि टेथिस सागर एक भूसन्नति के रूप में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के या एशियाई शील्ड के मध्य में था। और उत्तर भारत से यूरेशियन भूखंड से जो नदियां, जैसे देखा जाए तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, देखा जाए तो यही एक झील था, मानसरोवर झील, उसी के आसपास से सब निकलती हैं। ये सारी नदियां, यानी कि यूरेशियन भूखंड से नदियां आकर इसमें टेथिस सागर में मिलती थी। और इंडियन प्लेट से, जैसे जो विंध्यन पर्वत है, तो विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत, तो वहां से जैसे चंबल नदी, सोन नदी, कर्मनाशा नदी, तो ये सारी नदियां जो है, जैसे चंबल, सोन, कर्मनाशा, तो प्रायद्वीपीय पठार से नदियां जो निकल रही हैं वो भी टेथिस सागर में ही जाकर मिलती थी। तो चूंकि नदियों के द्वारा जो अपक्षयित चट्टान होते हैं, जो अपक्षयित पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन करके
समुद्र में जमा कर दिया जाता है, सागर में जमा कर दिया जाता है, तो उसको अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। तो इन नदियों के द्वारा निरंतर अवसादों का जमाव टेथिस सागर में होता रहा और टेथिस सागर में जमा होने से एक निरंतर दबाव पड़ता रहा और दबाव पड़ने के फलस्वरूप देखा जाए तो जो नीचे का मैग्मा था उसमें भी दबाव पड़ा, जिससे दक्षिण की तरफ देखा जाए तो दक्षिण की तरफ उसका मूवमेंट हुआ, दक्षिण की तरफ मूवमेंट हुआ और दक्षिण की तरफ मूवमेंट होने से देखा जाए तो क्रिटेशियस क्रिटेशियस युग में इंडियन प्लेट पर बृहद मात्रा में दरारी प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इस समय यहाँ भ्रंशन की क्रिया हुई और भ्रंशन की क्रिया होने से दरारी प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और इसके बाद क्रिटेशियस के युग के बाद जो है, जब इयोसीन में इंडियन प्लेट का मूवमेंट उत्तर पूर्व की तरफ होता है, उत्तर पूर्व की तरफ इसका मूवमेंट होता है, इयोसीन उत्तर की तरफ मूवमेंट होता है और ये भूखंड जाकर टकरा जाता है यूरेशियन भूखंड से। तो यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है तो इसमें टेथिस सागर में दबाव पड़ता है, संकुचन उत्पन्न होता है और जो टेथिस सागर में अवसाद थे, मलबा था, उनका उत्थान प्रारंभ हो जाता है और उत्थान होता है। उत्थान होने के फलस्वरूप एक मोड़दार पर्वत के रूप में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होती है। ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो पहला जो भूखंड बनता है हिमालय के उत्पत्ति में, जो पहला पर्वत श्रेणी निकलता है वह है ट्रांस हिमालय। इसको हिमालय के परे भी कहते हैं और ये यूरेशियन भूखंड पर बनता है। और इसके देखा जाए तो जब यूरेशियन भूखंड में दबाव बढ़ता है तो इसके उत्तर में एक और पर्वत था जिसका नाम था कुनलुन पर्वत। जिसका नाम है कुनलुन पर्वत। तो कुनलुन पर्वत की भी उत्पत्ति होती है और इसके मध्य भाग का जो क्षेत्र होता है वो अप्रभावित रह जाता है, जिसको हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत का पठार जो है एक अंतः पर्वतीय पठार है जो कुनलुन पर्वत और ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत इनके मध्य में है। यह एक मध्यपिंड के रूप में है। कोबर चूंकि ये बताते हैं कि भूसन्नतियों के जो दोनों किनारे का भूखंड होता है, जब आमने सामने आपस में सरकते हुए टकराता है तो उनमें दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से देखा जाए तो मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है और जो बीच का भाग रहता है जो अप्रभावित रह जाता है, मध्यपिंड के रूप में रह जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो भूखंड को उन्होंने पठार के रूप में या मध्यपिंड के रूप में इंगित किया था। तो तिब्बत का पठार जो है एक मध्यपिंड के रूप में उन्होंने इंगित किया। तो इयोसीन युग में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। फिर इसके बाद अब देखिए, ये जो इंडियन प्लेट है उत्तर की तरफ निरंतर मूवमेंट कर रहा है। उत्तर की तरफ मूवमेंट करने से टेथिस सागर में निरंतर जो है ये दबाव पड़ रहा है और इसमें जो मलबा है उसका उत्थान हो रहा है। फिर इसके बाद पुनः दबाव पड़ने से बृहद हिमालय, बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। और बृहद हिमालय की उत्पत्ति माना जाता है कि इयोसीन के बाद जो ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन में होती है। इयोसीन का जो कार्यकाल है ये 7 करोड़ वर्ष
7 करोड़ वर्ष पहले ये घटना घटित होती है। हिमालय की उत्पत्ति अगर पूछा जाए कि कब से शुरू होती है, तो ईओसीन युग से आज से 7 करोड़ वर्ष पहले तृतीय कल्प में यानी टर्शियरी युग में ये क्रिया प्रारंभ होती है। तो बृहद हिमालय के दूसरे फेज में, दूसरे चरण में बृहद हिमालय की उत्पत्ति होती है। और बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में जो फाल्ट बना, जो दरार बना, उसको कहा गया सिंध सांगपो सचर जोन, ये इसको ITSZ के नाम से जानते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन के नाम से जानते हैं, जो दोनों मध्य में फाल्ट बना। इसके बाद फिर जब पुनः जो है अभिसरण हुआ तिब्बत हिमालय टेथी से, उसका यूरेशियन भूखंड से, तब लघु हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। लघु हिमालय पर्वत, ये इसको लेसर हिमालय कहते हैं। ये भी बृहद हिमालय के समानांतर दिख रहा है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। इसका निर्माण देखा ओलिगोसीन के बाद मायोसीन में लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है। और देखा जाए तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो सचर जोन बना, उसका नाम है MCT। इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिंदी में कहते हैं मुख्य केंद्रीय दरार की उत्पत्ति हुई, दोनों के मध्य में है। फिर इसके बाद देखिए, जैसे जैसे अवसादों का उत्थान हो रहा था, बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो इसके साथ जो जल का भी उत्थान हो रहा था। तो जल जो है देखा है तो विभिन्न सरिताओं के माध्यम से एक नदियों का रूप लिया, और उन नदियों के द्वारा फिर क्या हुआ कि अवसादों का देखा है तो निरंतर प्रवाह होता रहा और टेथी सागर में जमा होता रहा। तो उन अवसादों में पुनः दबाव पड़ने के कारण जो लास्ट का पर्वत बना, वो बना शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। शिवालिक हिमालय आउटर हिमालय है, ये सबसे बाद का देखा जाती हिमालय पर्वत की श्रेणी है। और इसकी उत्पत्ति जो है प्लायोसीन युग में मानी जाती है। और शिवालिक हिमालय के मध्य में, शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के मध्य में MBF मेन बाउंड्री फाल्ट है। ये जो फाल्ट मैं सब लिख रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है किनके मध्य में है। मेन बाउंड्री फाल्ट, ये इसको कहते हैं मुख्य सीमांत दरार कहते हैं। ये निर्मित हुआ। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो निरंतर अवसादों का इसमें जमाव होता रहा, टेथिस सागर में निरंतर अवसादों का जमाव होता रहा। और धीरे धीरे जो टेथिस सागर था, वह देखा जाए तो एक समतल बृहद मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। और ये प्लीस्टोसीन युग तक आते आते, यह देखा जाए तो चतुर्थ कल्प तक आते आते एक बृहद मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो शिवालिक हिमालय और
बृहद मैदान के मध्य में जो फाल्ट है उसका नाम है हिमालयन फ्रंट फाल्ट। हिमालयन फ्रंट फाल्ट के नाम से जाना गया। और उत्तर भारत का जो बृहद मैदान है ये सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, तथा शिवालिक हिमालय से लेकर और विंध्यन पर्वत के मध्य में जो है उत्तर से दक्षिण दिशा और पश्चिम से पूर्व दिशा में ये पूरी तरह से विस्तृत है। और जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का अगर देखा जाए तो विस्तार देखा जाए तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। और इनकी उत्पत्ति तृतीयक युग, ये इसको टर्शियरी युग भी कहते हैं, टर्शियरी एज कहते हैं। ये टर्शियरी युग में पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत बना, तो हिमालय पर्वत बना है। तो इसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन के बाद जब प्लीस्टोसीन आता है तो प्लीस्टोसीन युग में सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बृहद मैदान का निर्माण हुआ। यह इसको कहते हैं उत्तर भारत का बृहद मैदान का निर्माण हुआ। अब देखिए, प्लीस्टोसीन युग एक ऐसा एज है जिसमें पूरे पृथ्वी पर हिम युग के नाम से जाना जाता है। चूंकि पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 2 बार हिम युग आए हैं। एक आया है कार्बोनिफेरस युग में और दूसरा आया था प्लीस्टोसीन युग में। तो प्लीस्टोसीन सबसे नवीनतम देखा जाए तो आइस एज है, हिम युग है। तो इस समय क्या हुआ कि पूरे पृथ्वी पर तापमान अत्यंत कम हो जाता है। और देखा जाए तो खासतौर से उत्तरी ध्रुव, देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में और दक्षिण गोलार्ध के उच्च, देखा जाए तो जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है यानी कि 60 डिग्री से देखा जाए तो दक्षिण तरफ अक्षांशों के मध्य में पूरी तरह से हिम का विस्तार हो गया। और हिम के विस्तार से देखा जाए तो एक बार पुनः जो जीव जंतु थे वह एक बार से उनकी पूरी तरह से विलुप्त कागार पर पहुंच गए। और पुनः जब हिम युग खत्म होता है, प्लीस्टोसीन के बाद जब होलोसीन आता है, तो फिर जो है कहीं कहीं जीवन की जो उत्पत्ति होती है पुनः प्रारंभ हो जाता है। और पूरे पृथ्वी पर आज देखा जाए तो हम लोग होलोसीन युग में जी रहे हैं और होलोसीन युग जो है अभी भी चल रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो उत्तर भारत के बृहद मैदान का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, इंडियन प्लेट। और अगर आज हम वर्तमान में भारत के मैप की बात करें तो भारत का मैप जो है कुछ इस तरह से है। कुछ भारत का मैप जो है इस तरह से बन गया। तो इसमें देखिए ये जो है, इसमें ये देख सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया पूरा, ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हो गया,
हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और इसके जो मध्य भाग में है, ये उत्तर भारत का बृहद मैदान के रूप में। और बाकी ये जो भाग है ये समुद्र तटीय मैदान, चूंकि जो नदियां हैं जैसे कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, महानदी है, सबके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, और ये जो है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की उत्पत्ति हुई। तो जो देखिए आज जो बृहद मैदान है, और यहाँ देखा जाए तो निरंतर आज भी अवसादों का जमाव हो रहा है, नदियों के द्वारा आज भी अवसाद लाए जा रहे हैं। और ये जो है चतुर्थ कल्प में उत्पन्न हुआ, चतुर्थ कल्प में, यह कह सकते हैं क्वार्टनरी युग, इसको क्वार्टनरी युग कहते हैं। तो क्वार्टनरी युग की जो चट्टान है वो उत्तर भारत का बृहद मैदान है। ये सबसे नवीनतम अवसादी चट्टान है जो आज भी निरंतर इसका निर्माण हो रहा है, जमाव हो रहा है। और देखा जाए तो जो प्राचीनतम अवसादी चट्टान था, जैसे हम लोग धारवाड़ के रूप में पढ़े थे, और नवीनतम जो अवसादी चट्टान है वो बृहद मैदान, यानी कि नदियों के देखा जाए तो बेसिन में देखने को मिलता है, नदियों की घाटियों में देखने को मिलता है, जहां आज भी निरंतर जमाव हो रहा है। तो इस तरह से देखिए भारत का आज का जो भौतिक स्वरूप है ये अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया, और आज ये उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और आज भी देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है आज भी यूरेशियन भूखंड से जब टकराता है तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। चूंकि देखा जाए तो जो इंडियन प्लेट है वो अधिक गहराई तक नहीं छेपित होता है, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। और चूंकि देखा जाए तो हिमालय पर्वत की लगभग अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 5000 मीटर से भी अधिक वो पर्वत देखा जाए तो वहाँ देखा जाए तो जो अधिकांश हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8000 मीटर से अधिक ऊंची है। तो देखा जाए तो इतना अधिक मोटाई होने के कारण जो मैग्मा है वो बाहर नहीं आ सकता है, दुर्बल मंडल का मैग्मा, तो यहाँ ज्वालामुखी की क्रिया नहीं हो पाती है। तो हिमालय पर्वत में केवल भूकंप आते हैं, जबकि ज्वालामुखी की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जो आज का मेरा टॉपिक था वो पूरी तरह से भारत के भूगर्भिक संरचना पर था, और इसका दूसरा पार्ट था। और कल का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बताऊंगा। आज का यही टॉपिक एंड करते हैं। धन्यवाद।